नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। जैसा कि हम जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अब आपके बहुत पास आ चुका है और ये समय है कि आप बस प्रैक्टिस करें। रिवीज़न और प्रैक्टिस, ठीक है? इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि आप उसमें हिंदी साहित्य जो आपका पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसकी तैयारी कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें होता है वो होता है आपका लास्ट टाइम की क्या प्रैक्टिस है। तो उसी को देखते हुए हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने बहुत चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो बिना देरी किए, बिना समय गवाए हम सीधे आते हैं प्रैक्टिस पेपर पर। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, हमने ये स्टार्ट किया है। एक मॉक टेस्ट जैसा आप इसको लेंगे। नेट जेआरएफ पेपर प्रश्न पत्र 2 हिंदी, ठीक है? मॉक टेस्ट है ये, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है? अब ये जो मॉक टेस्ट है, इसमें हमने 100 प्रश्नों को लिया है, ठीक है? 100 प्रश्न जो है वो पूरी तरीके से जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न आता है ना उस पैटर्न के आधार पे हमने कोशिश करी है कि हम वो प्रश्न लेकर के आए वैसे ही चुनिंदा प्रश्न लेकर के आए जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं ठीक तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से पहला प्रश्न जो है आपका ये कि भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है क्योंकि आप जानते हैं भाषा विज्ञान आपकी यूनिट 1 में है इसमें भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है हमने यूनिट 1 में है तो इसका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो है भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है यहाँ पे एक और देखने वाली बात है कि इसके विकल्प पे आप ध्यान दें कि आपके विकल्प में है 12 13 14 और 15 तो आपको सामान्यता जो दिखेगा वो है 12 ठीक है लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं भोलानाथ तिवारी जी के हिसाब से तो भोलानाथ तिवारी के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो विकल्प कितने हो जाते हैं तो विकल्प 12 नहीं होते ठीक है तो विकल्प हो जाते हैं आपके टोटल 13 कितने विकल्प हो जाएंगे 13 हीरा जब आप भोलानाथ तिवारी की हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो वहां पे स्पष्ट लिखा है कि वह 12 या 13 हैं लेकिन चूंकि 13 भाषा परिवारों का नाम बताया है इन्होंने ठीक है पूरे हर 13 भाषा परिवारों का नाम बताते हैं इसलिए ये स्पष्ट है कि भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है उन्होंने 13 मानी है ठीक है अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है कि बंटुई भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये जो 13 भाषा परिवार हैं उसे उन्हीं भाषा परिवार में एक भाषा परिवार है बंटुई ठीक है बंटुई इसे बांटू भी कहते हैं मतलब कई जगह इसी को बांटू भी कहा गया है ठीक है एक सेकेंड इसे कई जगह बांटू नाम से भी जाना जाता है बंटुई मतलब बांटू ठीक है तो अब ये प्रश्न बन रहा है कि आपका कि ये बंटुई भाषा परिवार जो है वो किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ठीक है आपके विकल्प हैं यूरेशिया अफ्रीका भूखंड प्रशांत महासागरीय या अमेरिकी भूखंड तो इसका सही जवाब है आपका अफ्रीका भूखंड अफ्रीका भूखंड में लगभग नाइजर कांगो जो जगह है उस जगह के आसपास की जो भाषा है वह बंटुई भाषा परिवार में आती है और मैं बता दूं कि इसमें लगभग 600 भाषाएं आती हैं ठीक है कितनी आती हैं 600 भाषाएं बंटुई परिवार में लगभग 600 भाषाएं जो हैं वो आती हैं ठीक आते हैं हम अगले प्रश्न पे प्रश्न नंबर 3 पाली की व्याकरणिक संरचना के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है
अब हम इसके विकल्प पे आते हैं। कौन सा इसमें जो है, इन चारों में कौन सा असंगत है, मतलब सत्य नहीं है, जो पाली भाषा में ऐसी चीज नहीं है, उसका हमें यहाँ पे बताना है कि क्या है। पहला जो है, जो विकल्प है, संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होना। दूसरा है संस्कृत के द्विवचन का लोप होना। तीसरा है अधिकतर व्यंजनांत प्रतिपादित स्वरांत होने लगे। और चौथा विकल्प है साहित्य में 14वीं शती तक इसका धूमधाम से प्रयोग होता रहा। तो इसमें जो आपका जो संगत है, संगत कथन है इसमें, वह है साहित्य में, ठीक है, साहित्य में 14वीं सदी तक इसका धूमधाम प्रयोग होता रहा। हम जानते हैं कि जो पाली भाषा का जो समय है ना, वो आपका 500 ईसा पूर्व से लगभग 1 ईसवी तक ही है, ठीक। तो इसका जो समय है, तो वे 14वीं सदी तक आने का जो प्रश्न है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले विकल्प पे कि संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होने लगा। हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होता है, जो आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो यहां तक आते आते, पाली तक आते आते जो नपुंसक लिंग था ना, वो पुल्लिंग में जाके कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जितने भी नपुंसक लिंग के जो प्रयोग किए जा रहे थे, उसको पुल्लिंग में माने जाने लगा। यही हुआ आपके वचन के संग। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जो कि द्विवचन जो था वो धीरे धीरे अब पाली भाषा तक आते आते वह बहुवचन में आकर के लुप्त हो गया, ठीक है। और इसके जो अधिकतर व्यंजनांत थे, उस वो स्वरांत ही होने लगे थे धीरे धीरे, ठीक। अब वो जो हलंत वाली चीज थी वो कम होने लगी थी। अब जो व्यंजन के जो अंत हो रहा था, वह स्वर से हो रहा था। अब हलंत जो है यहाँ पर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही विकल्प है, वो है आपका साहित्य में 14वीं सदी तक इसका धूमधाम से प्रयोग होता रहा था। ये क्या है? ये असंगत है, ठीक। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन आर्य भाषा की तृतीय अवस्था कहलाती है। जब आप मध्यकालीन आर्य भाषा पढ़ते हैं, आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा के 3 स्पष्ट चरण हैं। पहली जो है वो आपकी पाली और प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है, पाली और प्राकृत और अपभ्रंश। लेकिन मैं आपको यहां ध्यान दिला दूं कि सभी को अलग अलग नाम से बुलाया गया। हम जानते हैं कि इसको हम पाली कहे, इसको पाली कहा गया, ठीक है, और प्राकृत कहा गया और अपभ्रंश कहा गया। लेकिन आपसे यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि मध्यकालीन आर्य भाषा की तृतीय अवस्था क्या कहलाती है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो मध्यकालीन आर्य भाषा की तीनों भाषाएं थी, उनको प्राकृत ही समग्र रूप से माना गया, जिसमें जो आपकी पाली थी ना, वह प्रथम प्राकृत हुई, और प्राकृत जो थी वो द्वितीय प्राकृत हुई, और तृतीय प्राकृत कौन थी? वो थी अपभ्रंश। तो सही जवाब क्या आएगा? तृतीय मध्यकालीन आर्य भाषा की जो तृतीय अवस्था है, वह क्या है? अपभ्रंश है, ठीक। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि प्रकृति का मूल संस्कृत है, और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। यह जो वक्तव्य है, मतलब यहाँ पे यह होगा, यह वक्तव्य है, वह किसका है? ठीक है, किस विद्वान ने जो है वो संस्कृत के मूल प्रकृति के बारे में बताया कि दरअसल जो प्राकृत है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से आगत हुई है। ठीक है, यह मूल वक्तव्य किसका है? इसके बारे में आपको वक्तव्य देते हैं वो है हेमचंद्र। प्राकृत के बड़े विद्वान हैं हेमचंद, इन्होंने यह वक्तव्य कहा है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बोली मुख्यतः ओकार बहुला मानी जाती है? ओकार बहुला, ओकार बहुला मतलब क्या? जहां पे ओ शब्द जो स्वर है ना, उसका प्रयोग क्रिया में, विशेषण में ज्यादा किया जाए। ठीक है, तो हम यहाँ हमारे पास जो विकल्प है यहाँ पर है कन्नौजी, बुंदेली, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जब आप कन्नौजी या बुंदेली को देखते हैं तो दोनों ही बोलियां जो है वो ओकार बहुला है। ठीक है, दरअसल कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज
तीनों बोलियां जो होती हैं वो उकार बहुला, चूंकि यहाँ पे ब्रज का नाम नहीं है, यहाँ पे कन्नौजी और बुंदेली है, तो आपका विकल्प होगा सी, मतलब दोनों ही जो बोलियां हैं वो उकार बहुला है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? बहुत चर्चित प्रश्न है और क्लासिक प्रश्न है, लेकिन फिर भी बार बार ये आता है। इसका जवाब आप सब जानते होंगे, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी लिख दें। मैं बता रही हूँ कि पुराने हिंदी का नामकरण किसने किया। पुराने हिंदी का नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने ही सबसे पहले, जब अपभ्रंश अवहट की जो अवस्था जो है वो चेंज होती है, जब बदलता है, अवहट की और नई नवीन अवस्था आती है, तो उस भाषा को, मतलब अवहट और हिंदी के बीच में जो संक्रमण काल है ना, उसका नाम यहाँ पर आया है कि किसने दिया। उसने वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। ठीक, अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? देखो, हमेशा ये ध्यान रखना कि ये चीज आप ध्यान दें कि क्या पूछा जा रहा है, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो जब कोई शब्द बनता है ना, उसमें क्या योगदान नहीं करता है? आपके विकल्प है प्रत्यय, धातु, पद, उपसर्ग। हम जानते हैं जब प्रत्यय लग करके किसी नए शब्द का जो है वो बनता है, मतलब सृजन होता है। धातु शब्द के सृजन में धातु का बहुत बड़ा योगदान होता है, और इसी प्रकार से उपसर्ग का भी योगदान होता है। योगदान किसका नहीं होता है? पद का। दरअसल जब यही शब्द किसी वाक्य में आ जाते हैं ना, तो वही शब्द पद कहे जाने लगते हैं। ठीक, इसको मैंने डिटेल में अपनी क्लास में भी आप लोग को पढ़ाया है। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? शब्द रचना में किसका प्रयोग नहीं होता है? मतलब पद का योगदान नहीं होता है। ठीक, बातें हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? क्या है? नहीं है। कौन सी भाषा इसमें से नहीं है? डोगरी, बोडो, संथाली और भोजपुरी। इन चारों में से कौन सी भाषा ऐसी है जो आपके संविधान, 8वीं संविधान संशोधन, 8वीं जो अनुसूची है उसमें नहीं ऐड किया गया है? हमें पता है कि 4 भाषाएं, जब आपका 92 संविधान संशोधन हुआ था, तो 4 भाषाएं ऐड की गई थी। ठीक है, जो 4 बोली है वो ऐड की गई थी, वह कौन थी? वह थी बीडीएमएस। हम उसको जानते हैं बीडीएमएस। ये फॉर्मूला हम अक्सर देखते हैं। कौन है ये बीडीएमएस? बी फॉर बोडो, डो फॉर डोगरी, एम फॉर मैथिली, एस फॉर संथाली। तो इसमें किसका नाम नहीं है? इसमें भोजपुरी का नाम नहीं है। तो भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें किसका अभी तक जोड़ नहीं पाए हैं? भोजपुरी। हालांकि भोजपुरी को उस अनुसूची में जोड़ने का बहुत जोरदार प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक उसको हम अनुसूची में नहीं जोड़ पाए हैं। ठीक, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। उसी से जुड़ा यह प्रश्न है, संथाली भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मैं बता दूं कि संथाली भाषा को इसमें दिया हुआ है आपका 1967, 1976 और 1992, 2003। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब हम याद करते हैं तो हमें पता है वो होता है कि क्या 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या 1992 है? तो नहीं। दरअसल यह जो संशोधन हुआ था ना, ये 2003 वर्ष का था। ठीक है, 2003 में जो संविधान संशोधन लागू किया गया था, उसके अंतर्गत जो अनुसूची में शामिल किया गया था, और शामिल करने की तिथि क्या थी? 1/8। इसकी तिथि क्या थी? 8/1/2004। ठीक, तो शामिल किस वक्त किया गया था? 2004 में। ठीक है, और किस वर्ष की जो किस वर्ष का आपका ये संशोधन है? वह संशोधन है आपका 2003 का।
3 का संशोधन है और शामिल करने की डेट क्या थी? 8/1/2004। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों फैक्ट्स एक साथ में आप क्लियर करते चले। अब अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कथन के प्रश्न काफी आते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो इतिहास तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह कथन किसका है? ठीक है, आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो यह प्रश्न है आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने महत्वपूर्ण कथन ये दिया है आपके साहित्य के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आ भी चुका है। ठीक, हमने जो पूरा बनाया है ये आपके प्रश्न क्या संभावित पुराने आ सकते हैं और क्या नए प्रश्न बन सकते हैं, दोनों को एक साथ देख करके बनाया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ कौन सा था? आपके विकल्प हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी भाषा का साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास या भाषा काव्य संग्रह। यहाँ दो चीज महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा में, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, पहला इतिहास ग्रंथ नहीं पूछा जा रहा है। पहला इतिहास ग्रंथ हम जानते हैं कि गारसा दतासी का है, और गारसा दतासी ने किस में लिखा था? उन्होंने लिखा था फ्रेंच में। किस में लिखा था? फ्रेंच में लिखा था। जबकि यहाँ किस में पूछा जा रहा है? हिंदी भाषा में किसने लिखा था? तो हिंदी भाषा में किसने पहले कौन सा आया है? वह है भाषा काव्य संग्रह। इसके लेखक हैं महेश दत्त। ठीक है, इसके लेखक हैं आपके महेश दत्त शुक्ल। ठीक, महेश दत्त शुक्ल इसके लेखक हैं। पहला हिंदी का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ था वह यही था, भाषा काव्य संग्रह। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। आधुनिक काल में, आपका प्रश्न नंबर 13 है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन किसका है? आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। आप इसका सही आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में सिर्फ आदिकाल और भक्ति काल तक की अवधि को ही स्थान मिला है? ठीक, क्या है? स्थान मिला है किसको? इनमें से किस ग्रंथ में सिर्फ आदिकाल और भक्ति काल तक की अवधि को ही स्थान मिला है? आपके विकल्प हैं मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। तो इसका सही विकल्प है आपका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 1938 में यह आया है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार इसके वर्मा इसके लेखक हैं। इसके बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि यह जो इतिहास ग्रंथ है यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, ये अभी बुरा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें आदिकाल और भक्ति काल और थोड़ा कुछ जो है वह रीतिकाल के बारे में लिखा गया है। तो मोस्टली जो समग्र रूप से यह जो इतिहास ग्रंथ है वो आदिकाल और भक्ति काल तक की अवधि को ही जो है वो अधिक रूप से, इंपॉर्टेंट रूप से स्थान देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है। ठीक है, प्रत्युत ग्रियर्सन है, मतलब उन्होंने विधेयवादी के जो प्रवर्तक हैं वो उन्होंने शुक्ल को ना मान करके ग्रियर्सन को माना है। ऐसा कौन से विद्वान मानते हैं? आपके विकल्प है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा।
ठीक है, माफ करें, लाइट चली गई थी। अब हम वापस से रिस्टार्ट करते हैं। हम थे इस प्रश्न पर कि शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों के अंतर्गत विवेचित किया है। रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो चैप्टराइजेशन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से भी सीधे सीधे प्रश्न आता है कई बार। इसी में से ये प्रश्न है कि कितने प्रकरण में, आदिकाल को उन्होंने कितने प्रकरण में बांटा है। तो जब आप देखते हैं तो उन्होंने आदिकाल को, जो विकल्प है आपका 3, 5, 4 और 6, तो इसमें से आपका सही जवाब है 4 प्रकरण में बांटा है। ठीक है, 4 प्रकरण ये कौन-कौन से हैं? सबसे पहले उन्होंने तो सामान्य परिचय दिया है। इन्होंने हिंदी साहित्य में आदिकाल का सामान्य परिचय दिया है। उसके बाद उन्होंने अपभ्रंश काव्य, और अगला जो प्रकरण, प्रकरण 3 में उन्होंने देश भाषा के काव्य, और चौथा जो प्रकरण है उसको उन्होंने फुटकल काव्य या फुटकल कविताओं में, फुटकल काव्य रचनाओं में डिवाइड किया है। तो इन 4 प्रकरणों में उन्होंने केवल आदिकाल को विभाजित किया है। इसी प्रकार वह रीतिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आदि को भी विभाजित करते हैं। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न इसका है, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है कि स्वयंभू के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। स्वयंभू आदिकाल के बड़े श्रेष्ठ कवि हैं। इनके बारे में क्या असत्य या इसमें से क्या चारों में से गलत है? पहला जो विकल्प है, इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। दूसरा विकल्प है, इन्होंने अपनी भाषा को शुद्ध भाषा कहा है। तीसरा विकल्प है, इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है। चौथा विकल्प है, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। इसमें से कौन सा है जो संगत नहीं, असंगत है या असत्य है? आपका विकल्प जो है इसमें बी, इन्होंने अपनी भाषा को शुद्ध भाषा कहा, यह गलत है। जबकि इन्होंने अपनी भाषा को क्या कहा है? ग्रामीण भाषा कहा है। उन्होंने अपनी भाषा को ग्रामीण भाषा या देसी भाषा कहा है, न कि शुद्ध भाषा। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत, सुर मही पगी। ठीक है, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? यह काव्य पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? हित हरिवंश, जीव गोस्वामी, गदाधर भट्ट या मीराबाई। थोड़ा सा हट के है, अलग पंक्ति है, लेकिन प्रचलित पंक्तियां हैं। ठीक है, यह किसकी है? दरअसल यह है गदाधर भट्ट की। श्री कृष्ण के प्रेम में लिखी गई है पंक्ति है, गदाधर भट्ट द्वारा लिखी। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं हम। विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है? विठल नाथ जो वल्लभ संप्रदाय के थे, वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, उनके पुत्र विठलनाथ, जो वल्लभाचार्य के जाने के बाद जब विठलनाथ जो वल्लभ संप्रदाय में आते हैं, श्रेष्ठ पर उपाधि पर आते हैं, तो उन्होंने किस पूजा पद्धति का समावेश किया? बाल कृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति या कांता भाव की स्थापना। तो हम जानते हैं कि सब पहले जो वल्लभ संप्रदाय में ना राधा जी की स्तुति होती थी, राधा कुमारी की, राधा जी की जो स्तुति की जाती थी। लेकिन जब विठल नाथ आए तो उन्होंने युगल, राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर जो है वो अधिक जोर दिया। वह श्री कृष्ण और राधा की एक साथ युगल उपासना पर जोर देते हैं। तो युगल किस वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का जो समावेश किया विठल नाथ ने? युगल उपासक पद्धति का। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है,
पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है या अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है या विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। दरअसल भक्ति आंदोलन जब आ रहा था तो बड़े बड़े विद्वानों ने उसमें अपनी राय दी कि भक्ति आंदोलन किस वजह से आया। इसी क्रम में आप देखते हैं यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या नंद दुलारी वाजपेयी। इसका सही जवाब है गुलाब राय। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो भक्ति आंदोलन को एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया उन्होंने मानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी में कौन सा ग्रंथ 12वीं शताब्दी का नहीं है? अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा ग्रंथ 12वीं शताब्दी का नहीं है? आपके विकल्प है चंद्रालोक, नाट्य दर्पण, अलंकार सर्वस, अलंकार रत्नाकर। सभी लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास ही हैं। इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो 12वीं शताब्दी का नहीं है? का सही जवाब है चंद्रालोक। चंद्रालोक जो है वह 13वीं शताब्दी में लिखा गया। इनके अलावा जितने भी बाकी ग्रंथ हैं वह 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध या उत्तरार्ध में लिखे गए। अगला प्रश्न है आपका, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। काव्य लक्षण संबंधी यह तथ्य किसका है? काव्य के लक्षण को दिखाने के लिए यह जो है वह किसने कहा था? आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। यदि किसी को आंसर पता है तो वह कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने काव्य के लक्षण बताते हुए ये कहा कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसे ही भावनाएं दूसरे के हृदय में भी आविर्भूत हो जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, व्याभिचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? रस को उत्पन्न करने में जो भी सहायक भाव होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भाव है व्याभिचारी भाव। और व्याभिचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? व्याभिचारी भाव को ही हम संचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, इसी को संचारी भाव से भी मान से भी जाना जाता है। व्यभिचारी या संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? आपके विकल्प है 2, 4, 33, 10। तो इसका सही जवाब होगा 10। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रोंचे का जो प्रश्न संख्या 24 है, क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार यह प्रश्न आ चुका है। इसका जवाब सभी जानते होंगे। आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और बच्चन सिंह। तो इसका जवाब फटाफट सभी कमेंट में लिखें। इसका जवाब है रामचंद्र शुक्ल। ठीक, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वेशभूषा किस प्रकार का अनुभाव है? रस में जानते हैं हम कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सभी भाव मिलकर के रस की उत्पत्ति होती है। इसमें है अनुभाव जिनकी संख्या होती है 4। 4 कौन कौन है? कायिक, आहार्य, वाचिक और सात्विक। ये 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि वेशभूषा जो होती है वो किस प्रकार के अनुभाव में आती है। दरअसल कायिक मतलब जो काया से, आचरण से करके, जो भौतिक काया से जो करके दिखाया जाता है वो है कायिक। वाचिक मतलब बोल करके, वाचन के द्वारा। सात्विक मतलब मन से। और आहार्य में क्या आता है? वेशभूषा का, जब भाव के अनुरूप जैसी वेशभूषा धारण की जाती है, पात्र के अनुरूप जैसे वेशभूषा धारण की जाती है, उसी प्रकार से यह रस की उत्पत्ति करने में सहायक होता है। तो इसका सही जवाब होगा आहार्य। वेशभूषा किस प्रकार का अनुभाव है? आहार्य अनुभाव है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विवेकहीन 26 प्रश्न, विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। यह कथन किस
पाश्चात्य विचारक का है? आपके विकल्प हैं प्लेटो, सुकरात, कार्ल मार्क्स या सार्त्र। इसका सही जवाब होगा प्लेटो। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 27, किस विद्वान ने अपनी पूर्ववर्ती काव्य भाषा दूषित, विकृत और चमकीली, भावहीन आदि कहा है? ठीक है, अपनी पूर्ववर्ती पहले की भाषा को वो रचना करते करते जब वो पहले की भाषा को देखते हैं तो उस भाषा को उन्होंने कहा है कि वह दूषित है, विकृत है, चमकीली है और भावहीन कहा है। अपनी ही पूर्ववर्ती काव्य भाषा के लिए कौन से विद्वान इसे कहते हैं? आपके जो विकल्प है वो है कॉलरिज, डांते, वर्ड्सवर्थ या डायड्रेन। यह दरअसल कहते हैं वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ पाश्चात्य विद्वान, स्वच्छंदतावाद के जनक भी कहे जाते हैं। उन्होंने अपनी भाषा के बारे में, अपनी काव्य भाषा के बारे में ऐसा बोला। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत टी.एस. एलियट का नहीं है? बहुत आसान जवाब है, आप जानते हैं कि इसमें से कौन सिद्धांत नहीं टी.एस. एलियट का नहीं है। इसका जवाब है मूल्य सिद्धांत। मूल सिद्धांत किसका है? रिचर्ड्स का। संप्रेषण और मूल सिद्धांत जो है वो I.A. रिचर्ड्स का है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है, कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। यह जो कथन है ये किस पाश्चात्य विद्वान का है? आपके विकल्प है ए वर्ड्सवर्थ, I.A. रिचर्ड्स, कॉलरिज या क्रोमचे। इसका सही जवाब होगा, इसका इसका सही जो जवाब है वो है I.A. रिचर्ड्स। रिचर्ड्स ने कहा है कि कलाकार का मनोविज्ञान जो है वो अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि इनमें से किसे उदात्त के विरोधी तत्व के रूप में चिन्हित किया जाता है? विरोधी तत्व, यह जो है जब आप लोंजाइनस के उदात्तवाद को पढ़ते हो, ठीक है, उसमें यह दिया गया है कि कुछ लोंजाइनस ने दरअसल माना कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उसके सहायक होते हैं, कविता के औदात्य को बढ़ाने वाले होते हैं, जबकि कुछ जो तत्व ऐसे होते हैं जो कविता के औदात्य को जो घटाते हैं। इसमें उन्होंने किसको माना? पहला आपके विकल्प है भावों की प्रबलता, अलंकार का समुचित प्रयोग, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति या बलिष्ठता। तो 3 जो पॉइंट है वो उन्होंने माना कि दरअसल वह कविता के औदात्य को जो क्या है वह कम करता है। कौन है यह 3 पॉइंट है? उन्होंने कहा कि भावाडंबर, शब्दाडंबर और बलिष्ठता। बलिष्ठता मतलब बचकानापन, जो हरकत जो होता है वह जो होते हैं वह कविता के औदात्य को कम करता है। तो इसका सही विकल्प होगा क्या है? बलिष्ठता। इनमें से किसे उदात्त के विरोधी तत्व के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए? दरअसल बलिष्ठता को विरोधी तत्व के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। दरअसल हिंदी के बारे में यह कथन किसका है? ठीक है, आपके विकल्प हैं रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, कुबेर नाथ राय, दयानंद सरस्वती। यदि आपने हिंदी जाति की अवधारणा को पढ़ा है तो इस प्रश्न का जवाब आप तुरंत दे सकते हैं। दरअसल इसके जो विकल्प कौन है? सही विकल्प है रामविलास शर्मा। इन्होंने अपनी हिंदी जाति की जब अवधारणा की उसमें ये विचार भी उन्होंने व्यक्त किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना को कब हुई? जो प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन है, जिसने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जिसको स्थापित किया गया था, उसका स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना, उसका विकल्प है आपके ए 1908, 1909, 1910 या 1911। आपका सही जवाब है अक्टूबर 1910 में। ठीक है, 1910 में काशी नागरी प्रचारणी जो
है उसके तत्वाधान में, उसके ही निर्देशन में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये महावीर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में से संबंधित कथनों में असत्य को पहचानिए। जो संगत नहीं है, असत्य है, उसका जवाब देना है। 1903 से 1920 तक सरस्वती का संपादन किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। अगला जो विकल्प है वो है 1915 में उन्होंने हीरा डोम की कविता सरस्वती में प्रकाशित की। संपत्ति शास्त्र एक उनका प्रमुख ग्रंथ है। तो ये सही बात है कि 1930 से 1920 तक उन्होंने संपादित किया, स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया, हीरा डोम को सरस्वती में भी प्रकाशित किया, संपत्ति शास्त्र उन्हीं की पुस्तक है। और वो इसमें असंगत क्या है? असंगत ये है, दरअसल 1915 में नहीं, 1914 में उन्होंने हीरा डोम की जो कविता है, वह अछूत की शिकायत कविता उन्होंने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करी थी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सी। अगले पर हम आते हैं कि किस विचारधारा में महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स परस्पर सहमत दिखते हैं। जब आप कार्ल मार्क्स या गांधी के दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे कि ज्यादातर मुद्दों पर दोनों की विचारधारा एकदम अलग अलग है। कहीं जो विचारधारा है मार्क्स और गांधी की मिलती है तो वह क्या है? मार्क्सवाद, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता या अराजकतावाद। तो इसका सही विकल्प है अराजकतावाद। अराजकतावाद के बारे में दोनों का विचार यही है कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे से सहमत दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है 35, जो 35 प्रश्न है। धर्मविहीन राजनीति तथा धर्मविहीन अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान है, जिन्हें जला दिया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, अंबेडकर, राजाराम मोहन राय। तो कार्ल मार्क्स तो बिल्कुल इससे हटा दिए जाएंगे। विकल्प जो आपका कंफ्यूजन हो सकता है वो महात्मा गांधी और अंबेडकर में ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लें कि यह बात अगर आप इस पंक्ति को 2-3 बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी कि धर्म विहीन राजनीति तथा धर्म विहीन अर्थव्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था जो है वो मृतदेह के समान होती है। तो कौन ऐसे थे जिन्होंने धर्म को अलग नहीं किया, वो धर्म का एग्जिस्टेंट उन्होंने माना हमेशा, वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हमेशा उन्होंने ये कहा कि इसको एक्सेप्ट करके उसके साथ आगे बढ़िए, उसको हम हटा नहीं सकते, हम धर्म को जाति को अलग नहीं कर सकते, उसको साथ हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक, अगले पर आते हैं हम। 36वां प्रश्न है मार्क्स, गांधी तथा समाजवाद। ये जो है यहाँ पे ये क्या है? समाजवाद। ठीक है, मार्क्स, गांधी तथा समाजवाद किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आपके विकल्प हैं राम मनोहर लोहिया, रामविलास शर्मा, कार्ल मार्क्स या महात्मा गांधी। सही जवाब है राम मनोहर लोहिया ने मार्क्स, गांधी तथा समाजवाद नाम की पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 37, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी नहीं है? कार्ल युंग, सिगमंड फ्रायड, थॉमस एडलर, फूको। तो हम जानते हैं युंग, फ्रायड और एडलर, ये तीनों की जो तिकड़ी है वो मनोविश्लेषणवादी रहे हैं। इसमें अलग कौन है? फूको। फूको जो है वो राजनीतिक दार्शनिक रहे हैं, उत्तर आधुनिक के बड़े विचारक रहे हैं, यह मनोविश्लेषणवादी नहीं थे। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा फूको। प्रश्न नंबर 38, किस विचारधारा में ज्ञान साध्य न रहकर साधन बन जाता है? चूंकि आपका दर्शन जो है वो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आप इसका जो विकल्प है वो है कि आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद या गांधीवाद। इसमें से किस विचारधारा में जो ज्ञान है वह साध्य न रह करके साधन बन जाता है? इसका सही जवाब होगा 38 का बी। ठीक, उत्तर आधुनिकतावाद। अगले पर आते हैं हम। विचारधारा एवं विचारकों के असंगत युग्म को पहचानिए। ए मनोविश्लेषणवाद, एडलर। सही जवाब।
उत्तराधुनिकतावाद, ल्योतार्ड, ये भी सही है। अस्तित्ववाद, नीत्शे, ये भी सही है। मार्क्सवाद, हाइडेगर, ये जो है वो गलत है। आपका जो जवाब होगा ये मार्क्सवाद, हाइडेगर, क्योंकि हाइडेगर जो है वह भी अस्तित्ववादी है। ठीक है, बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दलित विमर्श से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। पहला, ये नवजागरण का आरंभ महाराष्ट्र से मानते हैं। दूसरा, दलित विमर्श स्त्री विमर्श को अपने साथ रखने की पैरवी करता है। सही जवाब। यह पूंजीवाद को सहयोगी मानता है, ब्राह्मणवाद को खतरनाक मानता है। तो सही बात है कि यह ब्राह्मणवाद को ये सही जवाब बात है कि यह ब्राह्मणवाद को खतरनाक मानता है। यहाँ आपका विकल्प सी जो है वो बिल्कुल असंगत है। यह पूंजीवाद को सहयोगी नहीं मानता, यह पूंजीवाद को भी अपने से अलग या खतरनाक ही मानता है। ठीक, अब आते हैं हम अगले विकल्प पे। अगला जो प्रश्न है वह है, हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन में पाठक जी अद्वितीय थे। श्रीधर पाठक के संदर्भ में यह कथन किसका है? आपके विकल्प है जयप्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, सत्यनारायण कविरत्न, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आते हैं हम अगले प्रश्न पे। 42, ऊपर से एक रंग हो भीतर चित्तेदार, सो प्यारी बातें करे फिकर अनोखी नार। यह पहेलियां हैं। ठीक है, यह जो पहेली है इसका क्या सही उत्तर होगा? आपका विकल्प है भुट्टा, सुपारी, निमोली या लोटा। इसका सही जवाब है सुपारी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। यह भी एक पंक्ति है, सालती है नटसाल सी, क्यों हूं निकसत नाही, मनमत मेजा नोक सी, खुबी खुबी जिये माही। ये किस जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं? विश्वनाथ मिश्र, घनानंद, बिहारी लाल, विश्वनाथ त्रिपाठी। का सही जवाब है बिहारी लाल। बातें अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 44, प्रमुख ग्रंथ एवं उनके सर्गों की संख्या का असंगत युग्म पहचानिए। पहला है भारत भारती 3, साकेत 12, कामायनी 15, प्रवास 16। तो ये जो तीनों है यह तीनों सही है। असंगत क्या है? प्रे प्रवास, प्रे प्रवास में यह 16 ना होकर के क्या है 17 है। ठीक है, प्रे प्रवास के सर्गों की संख्या कितनी है? 17। आते हैं हम अगले प्रश्न पे। 45, प्रभु को निष्कासन मिला मुझको कारागार, मृत्युदंड उनतात को राज तुझे धिक्कार। यह जो पंक्ति है वो किस कवि की है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन निराला। यह पंक्ति है आपकी साकेत की, और साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त इसके सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता हरिऔध की है? विकल्प देखते हैं तो ये प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। इसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सी नहीं है। ठीक है, प्रवास वो भी हरिऔध की है, वैदेही वनवास ये भी हरिऔध की है, पारिजात जो है वो भी हरिऔध की है, जबकि भूमिजा जो है वह नागार्जुन की है। ठीक, भूमिजा किसकी है? नागार्जुन की। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। 47, अस्त में उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका भूषण उत्तम। यह जो कविता है वह किसकी है और किस रचना से उद्धृत है? प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा और फिर विकल है प्राण। तो ये दो विकल्प जो है वो सीधे सीधे कट जाते हैं। ज्यादा बच्चों को जो कंफ्यूजन रहेगा वो इन्हीं दोनों में रहेगा, जिसमें सरोज स्मृति, सरोज के प्रति जो ये जो शोक कविता है, जो सरोज के प्रति वो अपने निराला अपने शोक को व्यक्त करते हुए यह कहते हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न जो है 48 कि अधिकार होकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्यायार्थ सही कर लीजिए, और यहाँ है खोकर। ठीक है, न्यायार्थ खो अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। प्रस्तुत पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? ठीक है, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया या जयद्रथ व्रत? इसका सही जवाब है जयद्रथ व्रत। ठीक है, अगले आते हैं। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। क्या है केंद्र में? महाराणा प्रताप का पराभाव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय या रानी कमलावती का पाश्चाताप? तो इसका सही जवाब होगा डी, रानी कमलावती का पाश्चाताप। इनकी जो कविता है प्रलय की छाया, इनके लहर जो कविता संग्रह है उसमें ये कविता दी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 50। अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन, नामवर सिंह, बच्चन सिंह या मैनेजर पांडे? तो किसान कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन को। त्रिलोचन ये आपकी सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था, इसी मिट्टी में ये पले बढ़े, और यहीं पे उन्होंने अपनी रचना जो अपनी जब उनकी रचनाओं को देखते हैं तो उसमें अवध की मिट्टी के, अवध के किसान की झलक आपको जरूर दिखाई देगी। त्रिलोचन, जिनका वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह। तो ये है भाग 1। इसमें अभी हम 50 प्रश्न जो है वो सभी सॉल्व कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके भाग 2 मतलब आगे के 50 प्रश्न के साथ हम जल्दी आपसे मिलेंगे। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितने प्रश्न मिले, जहां से प्रश्न भी मिले, उन सभी को प्रैक्टिस करिए। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।